हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। और आज एक बहुत ही स्पेशल दिन है। 2015 11 अक्टूबर 2015 से हम 26 नवंबर, हर साल 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी संविधान दिवस मनाते हैं। कोई पब्लिक हॉलिडे नहीं है। हम सिर्फ अवेयरनेस जनरेट करने की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ होती है, कैसे इफेक्ट में आई थी, किसने बनाया था, कितना टाइम लगा था, किस बारे में बात की जाती है, सब कुछ आपका एक तरह से एकेडमिक डे है आज। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में बात करते हैं। आज है इंडिया का 76th एनिवर्सरी। दिख रहा है, नहीं दिख रहा? चेंज करें। 76th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 76th एनिवर्सरी एडॉप्शन की, यानी कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था आज से 76 ईयर्स पहले। कॉन्स्टिट्यूशन के दिन एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी, स्पेशल एक्टिविटी होती है। राष्ट्रपति, देश के जो राष्ट्रपति हैं, वो प्रियम्बल को रिसाइट करते हैं, यानी कि प्रियम्बल को एक तरह से बोलते हैं। और प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल हमारे लिए है हमारा विजन डॉक्यूमेंट, हमारे एम्स एंड एस्पिरेशंस, हमारे आइडियल्स, हमारे ड्रीम्स, जो हमारी एक आइडियल सोसाइटी हो सकती है, जो हम बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें प्रियम्बल में लिखी हुई हैं। अगर सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो प्रियम्बल आपको याद होना चाहिए। बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट करेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly swear resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic। इसके बाद में ये सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से लेके फिर बाद में है जस्टिस। किस तरीके का जस्टिस आपको चाहिए? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस कैसा होता है? भेदभाव नहीं होनी चाहिए, ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, स्टीरियोटाइप्स नहीं होने चाहिए, अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें। इकोनॉमिक, बहुत ज्यादा हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। और पॉलिटिकल, सबको समान अधिकार पॉलिटिकल फ्रंट पे भी मिलना चाहिए। अगर इसको सिंपल लिटरल बात करें तो अगर चुनाव लड़ना चाहते हो तो सबको अधिकार होना चाहिए, कोई किसी को रोकेगा नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी है आपकी आजादी। आपको आजादी है कि आप कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, कुछ भी बिलीफ रख सकते हैं, मान्यताएं रख सकते हैं, कुछ भी फेथ रख सकते हैं और किसी की भी वर्शिप कर सकते हैं। मैम ऐसा होता तो नहीं है? जी हाँ, एक्सेप्शंस अवेलेबल हैं अपने पास में। वो थोड़ी डिटेल होती है, इसलिए उसको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में अलग से लिखा गया है। ये सिर्फ अपनी आइडियल सोसाइटी है। यूटोपिया, आपने एक इंग्लिश में वर्ड देखा होगा, यूटोपिया। हम एक यूटोपियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। फिर है इक्वालिटी, सब बराबर हो, ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। सबको स्टेटस, समान अधिकार, एक तरह से सॉरी समान स्टेटस होना चाहिए सोसाइटी में। और अपॉर्चुनिटी, अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो आपके पास में भी वही अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जो किसी दूसरे के पास में है। यहां पर भी हैव और हैव नॉट्स का जो गैप है वो कम होना चाहिए। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। देश में शांति और सौहार्द बना रहे, भाईचारे की भावना रहनी चाहिए, यही है फ्रेटर्निटी। ठीक है। ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी को इंग्लिश में सिंपल वर्ड में बोलते हैं ब्रदरहुड। ठीक है। अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। इसके आगे ब्रैकेट क्यों लगा रखा है? सॉवरेन और रिपब्लिकन के आगे ब्रैकेट क्यों लगा रखा है? क्यों? क्योंकि इनके अंदर अमेंडमेंट्स हुए थे। 73rd अमेंडमेंट में कुछ हमने नए वर्ड्स भी ऐड किए थे। इन अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर, देखो यहां पर प्रियम्बल में डेट है 26th ऑफ नवंबर 1949। 26th ऑफ नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट्स ऐसे थे जो 26th ऑफ नवंबर को रियलिटी बन गए, लागू हो गए पब्लिक के ऊपर। और 26 जनवरी क्या है? 26 जनवरी है रिपब्लिक डे। 100% कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो गए थे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यानी पार्लियामेंट ने पास कर दिया था। नॉट अ सिंगल आर्टिकल, नॉट अ सिंगल क्लॉज, नॉट अ सिंगल सेक्शन वॉज मिसिंग। वो 100% अलग चीज हो जाती है। प्लस रिपब्लिक डे पे हम इस बात को सेलिब्रेट करते हैं कि हम एक रिपब्लिक कंट्री हैं, डेमोक्रेटिक। इंडिया क्या है? इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो डेमोक्रेसी क्या होती है? आप खुद अपने एमपी एमएलए चुनते हैं, दैट इज डेमोक्रेसी, राइट। पब्लिक खुद डिसाइड करती है कि पब्लिक के काम कौन करेगा। और रिपब्लिक कौन होता है? रिपब्लिक होता है आपका हेड ऑफ द स्टेट। तो हमारे यहां पर कोई भी हेरिडिटरी बीमारी नहीं है। हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट है। और प्रेसिडेंट कैसे होते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते हैं। हेरिडिटरी बीमारी कहां पे है? यूनाइटेड किंगडम में है, वहां पर किंग है, किंग और क्वीन होते हैं, राइट। तो हमारे हेड ऑफ द स्टेट हमें रिपब्लिक बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको इनडायरेक्ट इलेक्शन से चूज करते हैं। ओके। और फिर क्या है?
1949 डू हेयर बाय एडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव आवर सेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हमने अपने आप को, हमने कौन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया है, अपने आप को दे दिया है, हमने ही बनाया, यानी कि हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव्स थे जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। ये तो हो गया प्रियम्बल, और प्रियम्बल ही है आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन डे पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके अब थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूशन की बातें कर लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन डे है क्या। संविधान दिवस है, नेशनल लॉ डे के नाम से भी जाना जाता है। हर साल 26 नवंबर को अपन इसको सेलिब्रेट करते हैं। और हम क्या सेलिब्रेट करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 के दिन। कब से स्टार्ट, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। कॉन्स्टिट्यूशन के सभी जो क्लॉजेस हैं, जो भी सेक्शंस हैं, आर्टिकल्स हैं, स्पेशली जितने भी पार्ट्स हैं, सारे लागू कब हुए थे पब्लिक के ऊपर? 26 जनवरी 1950 को हुए थे। तो दैट इज अ सेपरेट थिंग। रिपब्लिक डे अलग चीज हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन डे अलग है। हमने फॉर्मली डिक्लेयर किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 19 नवंबर 2015 को, और प्राइम मिनिस्टर ने 11 अक्टूबर 2015 को स्पीच में बोला था, जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बर्थ एनिवर्सरी होती है, उनका बर्थडे होता है, कि हम अब से देश में हर साल 26 नवंबर के दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे को सेलिब्रेट करेंगे। इजी है। हाँ, कुछ फैक्ट्स हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, आपके लिए फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। कुछ कुछ चीजें आपको अदरवाइज आनी ही चाहिए, अदरवाइज भी आनी चाहिए। अगर आप एग्जाम नहीं दे रहे हो तो भी दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू शुड नो देम। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन डे हम 26 नवंबर को क्यों, 26 जनवरी को क्यों नहीं सेलिब्रेट करते? फिर से रिपीट कर रही हूँ, 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, और 26 जनवरी की डेट इसलिए चूज करके गई थी क्योंकि पूर्ण स्वराज का एक स्लोगन दिया था कांग्रेस ने 1930 के अपने सेशन में। आई थिंक 1930 का लाहौर सेशन था, वहां की बात है। और कांग्रेस ने, उस टाइम की कांग्रेस, उन्होंने स्लोगन दिया था कि अब कुछ नहीं, अब बस पूर्ण स्वराज चाहिए। स्वराज मीन्स सेल्फ रूल, पूर्ण मीन्स कंप्लीट। तो अब हमें 100% फ्रीडम चाहिए अंग्रेजों से, 100% अपन को सेल्फ रूल ही करना है। हम देख लेंगे, हमारी परेशानी हम सॉल्व करेंगे, यू आर नोबडी टू डू दैट, प्लीज आप अपने अपने कंट्री में चले जाएं जहां से भी आए हैं उठ के। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज वाला स्लोगन इंपॉर्टेंट था। आप हिस्ट्री में इस डेट को इतना इंपॉर्टेंट मानते हैं कि हमने एक्चुअली 2 महीने वेट किया, यानी कि 26 जनवरी तक और पूरा दिसंबर अपन ने वेट किया कि हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करें। कॉन्स्टिट्यूशन डे डेट ऑफ अडॉप्शन और ग्रेटिट्यूड होता है। हम अपने फ्रेमर्स, जिन्होंने हमें कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया, उनका एक तरह से थैंक कर रहे हैं कि आपने हमें ये डॉक्यूमेंट तैयार करके दिया कि हम ढंग से सर्वाइव कर पा रहे हैं आज इस दुनिया में। ठीक है, नेक्स्ट, रिपब्लिक डे एनफोर्समेंट का दिन है कि भाई पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कब फोर्स में आया, और एक सेलिब्रेशन, पूर्ण स्वराज को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंडिया की फ्रीडम को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंडिया के सेल्फ रूल को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस होना एक नेसेंट कंट्री के अंदर कि हम हमारा खुद ध्यान रख लेंगे, उसका सेलिब्रेशन होता है। ठीक है, अब टाइमलाइन में सबसे पहले यही है, पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन आया था जिसकी अपन अभी बात कर चुके हैं। 1946 में अंग्रेज एक कैबिनेट मिशन प्लान ऑफर करते हैं, और उस कैबिनेट मिशन प्लान से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होती है। आपने हिस्ट्री क्लास में बहुत डिटेल में इस चीज को पढ़ी भी होगी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो पूरा का पूरा आपका हिस्टोरिकल क्या कहते हैं, एक टाइमलाइन है, वही है। बहुत शॉर्ट में देखते हैं। पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 46 में, सेकंड मीटिंग हुई थी 11 दिसंबर में। सेकंड मीटिंग में इंपॉर्टेंट क्या था, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमने अपना परमानेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट किया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 में। 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव किया था, यानी कि उन्होंने एक स्पीच दी थी, और उस स्पीच का नाम है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और उस स्पीच के अंदर का ही पार्ट है प्रियम्बल। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को एक स्पीच दी, उस स्पीच की हेडिंग क्या है, उसका नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर से ही अपन ने एडिटिंग कर के प्रियम्बल निकाला है। ओके, नेक्स्ट, 29 अगस्त 1947 इंडिया आजाद हो चुका है, राइट? हाँ, 14-15 डेज हो गए हैं। ड्राफ्टिंग कमिटी ने अपॉइंट किया डॉक्टर बी आर अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए। ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए बहुत सारी आपको इस तरह के फैक्ट्स मिल जाएंगे। बी.एन. राव भी थे, के.एम. मुंशी भी थे, डॉक्टर अंबेडकर तो हैं ही फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये उन्हीं फैक्ट्स में से एक आया है। इस डेट को डॉक्टर बी आर अंबेडकर को एक्चुअली जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उनका चेयरमैन नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, 4 नवंबर 1948 पहला ड्राफ्ट आया था, 315 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स। यहां पर शेड्यूल्स नहीं लिखा हुआ, 8 शेड्यूल्स भी थे, इसके अलावा भी थे। इसके अलावा अभी तक इस अगस्त और इस नवंबर के बीच में हमने अभी तक 11 सिटिंग्स
यानी कि 11 बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिल चुकी थी और इन 11 बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मिलने के बाद में अपन ने एक पहला ड्राफ्ट बनाया था, फिर आया था फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर। बट इसके और इसके बीच में लगभग 7,600, यहां लिखूं 7,635 अमेंडमेंट्स आए थे इस ड्राफ्ट के प्रेजेंट होने के बाद में, जिसके बाद में हमारे पास में 395 आर्टिकल्स, जो कि आज आई थिंक 495 या ऐसा ही कुछ है, सॉरी 448 आर्टिकल्स हैं, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स आए थे। इतने अमेंडमेंट्स जब अपन ने ड्राफ्ट कमीशन ड्राफ्ट में करे थे, और ये आर्टिकल्स हैं आपके। एट दिस मोमेंट नवंबर 2025 हमारे पास में 448 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक जानकारी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जानना जरूरी है। कितने आर्टिकल्स हैं? 448 आर्टिकल्स हैं एट दिस मोमेंट प्रेजेंटली अपने पास में, और 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। और जब कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार छपा था, इस दिन फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन को अपन ने कब अडॉप्ट किया? 26 नवंबर 1949 को। इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लगभग 90,000 वर्ड्स थे, 90,000 वर्ड्स का डॉक्यूमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन जब बन के अडॉप्ट हुआ 26 नवंबर 1949। कुछ बचता है? आई थिंक मैंने बेसिक पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। 24 जनवरी 1950 को ऑफिशियल कॉपीज को मेंबर्स ने साइन कर दिया था, और उसके बाद में 26 जनवरी 1950 तक हमने वेट किया, 2 दिन का अपन ने वेट किया, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया तो कॉन्स्टिट्यूशन फुल फोर्स में आ गया। और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, 2 years 11 months और 18 days। और उस जमाने में, आज से लगभग 75-76 ईयर्स पहले, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 64 लाख रुपीस का खर्चा आया था, जो कि आज का अप्रोक्सीमेटली 64 करोड़ रुपीस है। सस्ते में बन गया। अगर 64 करोड़ आज की बात करते हैं तो सस्ते में बन गया। कब सरकारें छोटे छोटे कामों के लिए सैकड़ों करोड़ पैसा खर्च कर देती है, मुझे लगता है सस्ते में ही बन गया। चलो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात करते हैं, कुछ बेसिक फैक्ट्स देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 299 टोटल मेंबर्स थे, 299 टोटल मेंबर्स थे। 389 ओरिजिनल पाकिस्तान चले गए कुछ, और जो हमारे पास बच गए वो 299 मेंबर्स थे। इन 299 मेंबर्स में से अपने पास में 229 जो थे वो इलेक्टेड मेंबर्स थे। और इलेक्टेड मेंबर्स कहां से आ रहे थे? इलेक्टेड मेंबर्स आपके आ रहे थे 12 प्रोविंसेस में से, 12 प्रोविंसेस में से हमारे पास में 229 इलेक्टेड मेंबर्स थे। तो फिर जो 70 मेंबर्स थे वो कौन थे? वो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, जो कि प्रिंसली स्टेट्स से आए थे। हमारे पास में प्रिंसली स्टेट्स भी तो थे, 500 समथिंग के आसपास अपने पास में प्रिंसली स्टेट्स थे, राइट? तो उन सभी प्रिंसली स्टेट्स में से 70 नॉमिनेटेड मेंबर्स भी आए थे। इन 70 नॉमिनेटेड मेंबर्स में 15 मेंबर्स वर विमेन एंड 187 वर मेन। इन 299 में से 15 महिलाएं थी और 187 आपके पुरुष थे, और 164 आपके कांग्रेस के मेंबर्स थे। बाकी अलग अलग मेंबर्स, अलग अलग पार्टीज जो उस वक्त थी उनके मेंबर्स आए हुए थे। तो ये आपके लिए बेसिक फैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कंप्लीट हो जाता है, राइट? यहाँ देख लेते हैं मेथड ऑफ इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन तो ऑब्वियसली बात है, उस वक्त पब्लिक पूरा वोटिंग नहीं राइट मिले हुए थे अपने पास में। 11 मीटिंग्स हुई थी, 11 सेशन हुए थे, 165 डेज के लिए अपन की मीटिंग हुई थी, बैठे थे पूरे सारे मीटिंग करने के लिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने प्रेसिडेंट थे। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ये है सर BN राव। इनका नाम आपने अपनी कई जगह सुना होगा कि भाई एक्चुअल आर्किटेक्ट तो यही थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। इनके दुनिया भर के कंट्रीज के जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े हुए थे, इन्होंने जस्ट निकाला हुआ था, और इन्होंने सजेशंस दिए थे ड्राफ्टिंग कमेटी को कि अपन क्या क्या रख सकते हैं, क्या क्या नहीं रख सकते हैं, और किस तरह से अप्लाई करेंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी का ही काम था, जिन्होंने एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था, ड्राफ्ट किया था। ये कॉन्स्टिट्यूशन के एडवाइजर थे। और ड्राफ्टिंग कमेटी की चेयरपर्सन कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर। और वो कौन थे? फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको ऐसे कैसे फैक्ट्स याद करने हैं, ये इतिहास है, इसको नहीं बदल सकते। विमेन मेंबर्स हमारे पास में 15 थी, जैसे कि मैंने यहाँ बताया आपको, 187 मेन थे। 15 मेंबर्स में ये कुछ बहुत ही फेमस नाम है, आपको पता ही है, सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख और राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर ही हैं जिन्होंने एम्स हॉस्पिटल की स्थापना की थी। एम्स दिल्ली इन्हीं का दिया हुआ है, ठीक है।
तो एम्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ की फैक्ट्स, राइट अपन बात कर चुके हैं। 395 ओरिजिनल आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल्स थे। इस वक्त 470 आर्टिकल्स, 470 हो गए, ओके, और 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। और आज तक भारत के आजाद भारत के इतिहास में 106 बार अमेंडमेंट्स हो चुके हैं मैम। लेकिन अभी कल परसों तो न्यूज आई थी कि 131st इसमें से 2-3 फैक्ट्स अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। ओरिजिनल आर्टिकल्स 395, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स में थे। और अभी हमारे पास में मैंने 448 दिखाया था, 470 आर्टिकल्स हैं। जो पार्ट्स होते हैं आर्टिकल्स के, अलग अलग क्लॉजेस होते हैं, उनको भी काउंट किया हुआ है। बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट, 106 अमेंडमेंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं मैम। अभी 2 दिन पहले न्यूज आई थी, 131st अमेंडमेंट एक्ट आया था, अमेंडमेंट बिल आया था इनफैक्ट। किसका? चंडीगढ़ एज अ यूनियन टेरिटरी अब आर्टिकल 240 के अंदर प्रेसिडेंट की पावर में आएगा। तो फिर वो 131st अमेंडमेंट कैसे हुआ? तो अगर ये 106 तक ही है तो बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। सभी अमेंडमेंट बिल जो टेबल होते हैं वो अमेंडमेंट एक्ट नहीं बनते हैं, सिंपल। यानी कि आज तक 131, यानी कि 130, 31 तो 1 दिसंबर को आने वाला है, 130 अमेंडमेंट बिल टेबल हुए हैं पार्लियामेंट में, लेकिन पास होके कॉन्स्टिट्यूशन को 106 ने ही बदला है। दैट्स इट। नेक्स्ट, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। कैलीग्राफी किसने करी थी? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने करी थी। अगर आपने फोटोज देखी हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग है, बहुत ही शानदार, चारों तरफ ड्राइंग्स वगैरह बनाई हुई हैं। और हिंदी में किसने करी थी? वसंत कृष्णन ने करी थी। और इलस्ट्रेशंस, इन्हीं ड्राइंग्स की मैं बात कर रही हूँ, नंदलाल बोस ने करी थी और शांति निकेतन के आर्टिस्ट ने करी थी। आपको बहुत सारी फोटोज मिल जाएंगी उसमें, जैसे अशोका के टाइम की फोटो मिल जाएंगी आपको, श्री राम और माता सीता की फोटो मिल जाएंगी आपको, जो सिख गुरुज हैं उनकी फोटो मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको सोशल जो स्ट्रक्चर है कंट्री का उस टाइम का, एंशिएंट इंडिया का, वो मिल जाएगा। हड़प्पा मोहनजोदारो की फोटो मिल जाएंगी। ये एक्चुअली हैंड रिटन और हैंड ड्रॉन हैं, दे आर रियली गुड, बहुत सुंदर हैं, ठीक है। और हाँ, हीलियम फाइल्ड केसेस में लाइब्रेरी, जो पार्लियामेंट की लाइब्रेरी है, वहां पर इसको सेव करके रखा गया है सो दैट खराब ना हो। पुराना डॉक्यूमेंट होता है और पेपर जो होता है बायोडिग्रेडेबल होता है, तो अगर एयर के कांटेक्ट में, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में बहुत ज्यादा आएगा तो उसके ऊपर माइक्रोब्स आ सकते हैं जो कि उसको डिकम्पोज कर देंगे, खराब कर देंगे, तो उसको सेव करा गया है। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज। एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपके लिए अदरवाइज भी इंपॉर्टेंट है। BN राव की बात करी थी अपन ने, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, और डॉक्टर अंबेडकर, दोनों के दोनों दुनिया भर के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन थे उनके एक्सपर्ट्स थे। अलग अलग कंट्रीज में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, कैसी कैसी चीजें उसके अंदर लिखी हुई हैं, कैसा वो सोसाइटी को फायदा दे पा रही हैं, कैसे उसको अडॉप्ट किया गया है, एवरीथिंग। तो इन्होंने क्या किया, ड्राफ्टिंग कमेटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, इन्होंने मिलकर क्या किया, अलग अलग कंट्रीज का जो बेस्ट चीज हमें हमारे कंट्री में लगती है उसको अडॉप्ट कर लिया कि भाई ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है, राइट्स अपन को अमेरिकन राइट्स चाहिए, ओके, वैसे ही राइट्स अमेरिकन हैं, ठीक है। वैसे ही आपको डीपीएसपी की बात करनी है, ये तो आयरलैंड में बहुत अच्छा है, आयरलैंड में बहुत अच्छी तरह से बताया हुआ है कि गवर्नमेंट के ऊपर किस तरह की प्रिंसिपल्स हैं, गवर्नमेंट को किस तरह से काम करना चाहिए, एक लिस्ट बनाई हुई है, वो वहां से ले लेंगे। फेडरेशन की बात अगर आपको देखनी है, कनाडा में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। उसी तरह से आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम, अपने यहाँ पे क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट फिर भी प्राइम मिनिस्टर ही चलाते हैं, हु इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम अपन ने यूके से ले लिया। तो ये कुछ कंट्रीज में से हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट आइटम्स लिए और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज करके, मोल्ड करके जमा लिए। ये टेबल आपको ऐसे की ऐसी याद होनी चाहिए, मैंने इसको पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है बिकॉज मेरे को थोड़ा ऐसे ईजी लगता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से अपन ने शुरू किया, फेडरल स्कीम ली, जुडिशरी का स्ट्रक्चर और पब्लिक सर्विस का स्ट्रक्चर। आप जो यूपीएससी आरपीएससी एग्जाम देते हैं, वो जो एग्जाम का पैटर्न है, वो जो पोस्ट हैं, ये सारी अपन को 1935 के एक्ट से, इससे पहले भी जो काउंसिल एक्ट्स हैं, जो मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हैं, और जितने भी एक्ट्स पहले आए थे 1857 के बाद में, उन सभी एक्ट्स में से भी कुछ कुछ अपन के पॉइंट्स लिए हुए हैं। ब्रिटेन में से पार्लियामेंट्री सिस्टम और रूल ऑफ लॉ, यूएस में से फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, ये जो आपकी इंडिपेंडेंस वाला फैक्टर है जुडिशरी का, यूएस से आया है। आयरलैंड से डीपीएसपी, कनाडा से फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, वी आर अ यूनियन ऑफ स्टेट्स विद अ सेंटर बायस, ठीक है। हमारे पास में फेडरेशन का सिस्टम है, हम फेडरल कंट्री, फेडरल स्टेट्स हैं,
हमारी स्टेट्स के पास में कुछ कुछ चीजों में ऑटोनॉमी है जो कि स्टेट लिस्ट होती है, लेकिन फिर भी यूनियन बायस का मतलब क्या है कि यूनियन की चलेगी, यूनियन को चलानी होती है। तो ओके, नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट लिया है। 3 लिस्ट होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट जिसके अंदर जो आइटम्स लिखे हुए हैं उसके ऊपर स्टेट और यूनियन दोनों मिलके लॉ बना सकते हैं, दोनों को अधिकार है लॉ बनाने का, वो कॉन्सेप्ट अपन ने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और फ्रीडम ऑफ ट्रेड फ्रांस से लिया है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। अभी अपन ने पढ़ा था प्रीएम्बल में, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी फ्रांस से आया है। लिबराते, इगलाते और फ्रेतनाते जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उनका नारा था ये। ओके, फ्रेंच में। यूएसएसआर जो अब रशियन फेडरेशन है, दूसरे कंट्रीज जो टूट के निकल गए उनके अलावा। सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस हमने लिया है, क्यों? क्योंकि ये क्या था, सोशलिस्ट कंट्री था। सोशलिस्ट कंट्री कैसा होता है, यूटोपियन मेंटालिटी रखने वाला कंट्री होता है कि हमें सबका भला करना है, वेलफेयर स्टेट करना है, तो हमने वेलफेयर वाला पॉइंट यूएसएसआर से लिया। और जापान से क्या लिया हमने, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसको बाद में हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कर दिया, जुडिशियल इंटरवेंशन कर दिया जुडिशियल रिव्यू के कारण, लेकिन जापान से अपन ने लिया था प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। समझ में आई चीज? नेक्स्ट, आज तक के मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ये आपको 100% पता होने ही चाहिए, ये आपके कोर्स का भी पार्ट है और अदरवाइज भी एक अच्छी जनरल नॉलेज की चीज है। फर्स्ट अमेंडमेंट आया था जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे ही आया था, और ये इसमें आया था 9th शेड्यूल और आपकी फ्री स्पीच के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस। आर्टिकल 19(1)(a रेस्ट्रिक्शंस जो हैं उसमें फ्री स्पीच में, एक्सेप्शंस जो मेंशन्ड हैं वो सबसे पहले यहीं से आए थे। एक्सेप्शंस कैसे थे, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, ऑब्ससीनिटी नहीं होनी चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए, हेट स्पीच का कॉन्सेप्ट, ये सारा का सारा फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद में ही आया था। नेक्स्ट, 7th अमेंडमेंट अगेन 1956 जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे आया था, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। भारत में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइज किए गए हैं। पोट्टी श्रीरामुल्लू जो एक कांग्रेस लीडर थे, उन्होंने अपने आप को आग लगा ली थी प्रोटेस्ट में कि नई मद्रास प्रेसिडेंसी जो आपने ब्रेक किया है, अलग अलग लैंग्वेजेस के बेसिस पे ब्रेक करो। तो तमिलनाडु बिकेम अ तमिल स्पीकिंग स्टेट, कर्नाटका बिकेम अ कन्नड़ स्पीकिंग स्टेट, केरला बिकेम अ मलयालम स्पीकिंग स्टेट, उसी तरह से आंध्र प्रदेश बिकेम अ तेलुगु स्पीकिंग स्टेट। ठीक है, तो अलग अलग स्टेट बने अलग अलग लैंग्वेज के कारण हमें डिवाइड कर दिया गया इस अमेंडमेंट से। 24th अमेंडमेंट लाई थी इंदिरा गांधी जी, और इन्होंने लगाया था कि पार्लियामेंट जो है इस संविधान के किसी भी पार्ट को विदाउट एनी लिमिट, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन अमेंड कर सकती है। ये चेंज हुआ था। इसके बाद में आया था 42nd अमेंडमेंट, अगेन सेम इंदिरा गांधी जी लेकर आई थी, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, और सबसे ज्यादा चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में इसी अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आए थे, इसीलिए इसको, ये इतनी थिक फाइल थी कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया। सबसे इंपॉर्टेंट, सोशलिस्ट और सेक्युलर, सॉरी, ये जो दो वर्ड्स आए हैं प्रीएम्बल के अंदर, सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये दोनों वर्ड्स इंदिरा गांधी जी लाई थी, और इमरजेंसी के टाइम आया था, यानी कि इस अमेंडमेंट के ऊपर टेक्निकली कोई पार्लियामेंट डिस्कशन नहीं हुआ था, मैडम ने बोला ये साइन करने का है तो प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए थे। ओके, नेक्स्ट 44th अमेंडमेंट मोरारजी देसाई की सरकार थी, आई थिंक उनकी सरकार थी। उसके बाद में उन्होंने 42nd अमेंडमेंट में जो ये एक तो ये पोर्शन कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट, राइट, एक तो ये, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनकी बहुत सारी पावर्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, उनकी बहुत सारी डिस्क्रिशनरी पावर्स को कम कर दिया था, हटा दिया था। उन 2-3 चीजों को हटाया था वापस से, और जो ओरिजिनल थॉट था कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे वो थॉट यहाँ पर लेकर आए थे 44th अमेंडमेंट में। 73rd और 74th, पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटीज रेस्पेक्टिवली। इंडिया में 3 टियर गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और आपकी लोकल गवर्नमेंट है। लोकल गवर्नमेंट जो गांधी जी का थॉट था कि हमें लोकल लेवल पे भी लोगों को गवर्न करना पड़ेगा, गांव में पंचायत होगी और शहरों में म्युनिसिपल ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, 73rd और 74th अमेंडमेंट से आए थे। 86th अमेंडमेंट अटल बिहारी वाजपेयी जी लाए थे, राइट टू एजुकेशन, शिक्षित होने का अधिकार। तो 14 साल तक के बच्चे स्कूल में रहेंगे, काम नहीं करेंगे, उनको फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, ये सारी चीजें आपकी 86th अमेंडमेंट से आई थी। 101st अमेंडमेंट आपका जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जीएसटी आया था, ये एक मनी बिल था, ठीक है, ये एक मनी बिल था। 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कौन सा था? जब ये आया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी ही लेकर आए थे, जब ये आया था तो काफी ज्यादा बवाल भी मचा था। हमने इंडिया ने और बांग्लादेश ने कुछ एनक्लेव्स को एक्सचेंज किया था।
कुछ ऐसे विलेजेस जो बंगाली स्पीकिंग बांग्लादेशी मेजोरिटी विलेजेस थे या उन डिस्प्यूटेड विलेजेस थे, और कुछ बांग्लादेश में ऐसे विलेजेस थे, तो हमने अपनी बॉर्डर्स को रीडिफाइन किया, कुछ विलेजेस उनको दे दिए और कुछ विलेजेस हमारे पास में आ गए। इसे कहते हैं एनक्लेव एक्सचेंज। ये था 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, उसके बाद में 103rd इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है जनरल कैटेगरी में, उनको 10% का रिजर्वेशन दिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी का द्वारा किया गया है। नेक्स्ट 104th एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। इसके ऊपर इतना डिस्कशन हुआ है, आई डोंट थिंक कि आपको समझने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के ऊपर जो एक एक्स्ट्रा आशीर्वाद वाला हाथ दिया हुआ था वो हटा लिया गया। नाउ जम्मू कश्मीर इज अ यूनियन टेरिटरी, लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया, और इनके ऊपर से स्पेशल स्टेटस ऑफ आर्टिकल 370 भी हटा दिया गया। 105th 2021 में ओबीसी लिस्ट स्टेट्स के पावर में चली गई, यानी कि स्टेट्स अपने अनुसार जातियों को ओबीसी की कैटेगरी में डाल सकती हैं और निकाल सकती हैं, ये राइट यूनियन ने दे दिया। और 106th 2023 में आया था कि विमेन्स रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेचर में 33% का हो। अभी है क्या? अभी नहीं है। जब महिलाएं चुनाव लड़ेंगी ही नहीं या लड़ रही हैं और जीतेंगी नहीं, तो कैसे पॉसिबल है कि रिजर्वेशन में उनका नंबर आए? कोई बात नहीं। बेसिक स्ट्रक्चर, केशवानंद भारती केस हुआ था 1973 में। केरला का एक मठ है और उस मठ की जो प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर डिस्प्यूट था। भारत सरकार जो लैंड रिफॉर्म्स लेकर आई थी, उसके अनुसार, उन लैंड रिफॉर्म्स के अनुसार केशवानंद भारती जी का जो मठ है उसकी कुछ जमीन सरकार की हो जानी चाहिए थी, इनकी नहीं होनी थी। तो ये गए सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने बोला कि जो कर रहे हो ना हमें अच्छा नहीं लग रहा, ठीक नहीं कर रहे हो, इसको बदलो। और इसके बाद में भारत सरकार की तरफ फैसला लेते हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती जी को भी खुश किया। एक फैसला आया जिसके अंदर, फैसला अपन को इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आया सिस्टम, इसे कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है। 1973 में जब फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, तो उन्होंने खुद अपने ही मन से ये एक डॉक्ट्रिन दे दिया, एक पेज निकाल के रख दिया, और इस पेपर के ऊपर जो भी बातें लिखी हुई हैं वो हमारे संविधान की आत्मा है। उसको अब पार्लियामेंट कभी भी हटा नहीं सकती, ऐड ही कर सकती है कुछ ना कुछ उसके अंदर, रिमूव नहीं कर सकते। पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती। सेकंड, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देश के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ही सर्वोपरि है। किसी का कुछ कह दिया, मेरा वचन ही है शासन, ये नहीं चलेगा। किसी का वचन शासन नहीं होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही अपन को चलना पड़ेगा। डेमोक्रेटिक रहेंगे और रिपब्लिक रहेंगे, सिंपल, बढ़िया। सेक्युलरिज्म मेंटेन करके रखना है। सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट है क्या? फेडरलिज्म, यानी कि यूनियन और स्टेट्स की अलग अलग पावर्स, अलग अलग ड्यूटीज अलग अलग तरीके से निभाई जाएंगी। स्टेट्स की पावर को कम करने की कोशिश यूनियन नहीं करेगा। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ पावर्स, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी तीनों अलग अलग हैं, एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे, सेपरेट रहेंगे। जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास में भी कुछ पावर रख ली है। अगर पार्लियामेंट कोई कानून लेकर आती है और जुडिशरी के पास में कोई शिकायत लेकर आता है और जुडिशरी को लगता है कि कानून गलत है, तो वो उस कानून को रिव्यू कर सकते हैं और रिमूवल के लिए भी, यानी कि वॉइड भी घोषित कर सकते हैं, चाहे पार्लियामेंट का पास किया हुआ कानून क्यों ना हो। मैम फिर सेपरेशन ऑफ पावर्स था ना यहाँ तो अभी थोड़ी देर पहले, हाँ ठीक है। रूल ऑफ लॉ, यानी कि कानून की चलेगी, जो कानून में लिखा है उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। और डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल आर्टिकल 21 में ऐड किया गया था। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में ऐड किया गया था। सिंपल सी बात है, सिर्फ सांस लेना और तन ढक लेना ही जीवन नहीं होता है। लाइफ कुछ फुलफिलिंग एक्टिविटीज भी होनी चाहिए, कुछ ग्रोथ होनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, साफ शुद्ध हवा हो, खाना हो, लेकिन एक ब्राइट फ्यूचर के भी ऑप्शंस होने चाहिए। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल मेंटेन रहनी चाहिए, ठीक है। लास्ट में कुछ कोट्स करने से पहले मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देना चाहती हूँ। अमेंडमेंट्स की बात अपन कर रहे थे, सबसे ज्यादा अमेंडमेंट्स कब और कौन लाया? इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आएंगे, बट इट्स रियली फन टू नो। सबसे ज्यादा अमेंडमेंट्स, अच्छा ठीक है, पहले ऐसे करते हैं, अमेंडमेंट्स डेकेड अनुसार करते हैं। 1950 से 59 तक 7 अमेंडमेंट्स आए थे नंबर, ठीक है। तो डेकेड्स के अनुसार नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स देख लेते हैं। 1960 से
69 तक हमारे पास में 15 अमेंडमेंट्स थे। 1970 से 79 22 अमेंडमेंट्स थे, ये इंदिरा गांधी जी का टाइम था। 1980 से 89 तक हमारे पास में 17 अमेंडमेंट्स थे। 1990 से 2000 या 1999 लिखना चाहिए टेक्निकली अपन को, 1999 तक हमारे पास में अगेन 17 अमेंडमेंट्स थे। उसके बाद में 2000 से 2009 हमारे पास में 16 अमेंडमेंट्स थे। 2010 से 2019 हमारे पास में 9 अमेंडमेंट्स थे। और फ्रॉम 2020 टू प्रेजेंट हमारे पास में आज तक 3 अमेंडमेंट्स आ चुके हैं, 5 नहीं हैं, 3 ही हैं। ओके, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अब देखते हैं सबसे ज्यादा अमेंडमेंट्स कौन लेकर आया। सबसे ज्यादा अमेंडमेंट्स टोटल 29 लेकर आई लेट मिसेस इंदिरा गांधी जी। सबसे ज्यादा अमेंडमेंट्स 29 अमेंडमेंट्स मैडम लेकर आई। उसके बाद में हमारे पास में अमेंडमेंट्स हैं जवाहरलाल नेहरू लेकर आए, पंडित नेहरू 17 अमेंडमेंट्स। उसके बाद में है 14 अमेंडमेंट्स अटल बिहारी वाजपेयी से, 10 अमेंडमेंट्स हैं राजीव गांधी से। तो कभी आपकी किसी से बात हो रही हो और इस बारे में बात कर रहे हो तो आप आर्ग्यूमेंट के लिए अच्छा आपके पास में एक वो रहेगा पॉइंट। 6 अमेंडमेंट्स वीपी सिंह और अभी तक नरेंद्र मोदी जी ला चुके हैं 8 अमेंडमेंट्स। ये रनिंग अमेंडमेंट्स हैं, ये आप याद करना चाहिए। इस तरह की चीजें अगर ऐसे वगैरह आप लिखते हैं, रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं या फिर किसी तरीके के थीम एलैबोरेशन में आपके एग्जाम में आता है या फिर बहुत ही वेग सा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में आपको बताना है, इस तरह की चीजें आप ऐड कर सकते हैं सो दैट आपके पास में एक नंबर ऑफ जो आपका वर्ड लिमिट है, नंबर ऑफ वर्ड्स जो है उस तक पहुंचने का आपको अच्छा जरिया मिल जाएगा। ठीक है, ये 2 हैं इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन दोनों ने बहुत ही इंटरेस्टिंग से वर्ड्स बोले हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार आई फील दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज वर्केबल। वर्केबल मतलब ये काम करना चाहिए, चलना चाहिए, अच्छी किताब लिखी है। इट इज फ्लेक्सिबल यानी कि जब आप चाहें इसको बदल सकते हैं। सॉरी, वर्केबल है, ठीक है। इट इज फ्लेक्सिबल, आप जब चाहें इसको बदल सकते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग इनफ, स्ट्रॉन्ग मतलब अगर जरूरत पड़े तो अड़के भी खड़ा हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह के यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि आप ये करना चाहो तो आपको वो भी करना पड़ेगा और उसके साथ में वो भी करना पड़ेगा। तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो फ्लेक्सिबल है, नहीं फुलफिल होती हैं तो इट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन। हाउएवर गुड अ कॉन्स्टिट्यूशन मे बी, कितना भी आप अच्छा किताब लिख के किसी के सामने रख दो, इट इज श्योर टू टर्न आउट बैड। ये खतरनाक हो सकता है अगर who are called to work it happen to be a bad lot। अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन को वर्क करने वाले लोग ही घटिया होंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन भी घटिया लगेगा। यानी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को गलत लोग अमेंड करने की कोशिश करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन आराम से गलत भी नजर आने लग जाएगा, जैसा कि 42nd अमेंडमेंट में अपन ने देखा, जैसे कि 23rd अमेंडमेंट में अपन ने देखा। एब्सोल्यूट सरकार होती है, कुछ भी करने का मन करता है तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे भी बिहेव करेगा, इट कैन बी डेंजरस ऑल्सो। बी आर अम्बेडकर के कोट्स। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में से जो पंडित नेहरू ने क्या बोला था, द फर्स्ट टास्क ऑफ दिस असेंबली, कौन सी असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इज टू फ्री इंडिया थ्रू अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, टू फीड द स्टार्विंग पीपल एंड टू क्लोथ द नेकेड मासेस। मतलब रोटी, कपड़ा और मकान, ये पहला काम था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और पंडित नेहरू ने बोला लगता है कि ये किताब हमारा ये काम कर भी पाएगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इट्स अ इंटरेस्टिंग थिंग टू शेयर। पिछले 5 ही साल हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हुए। और अगर अभी आप थोड़ी देर बाद में या फिर मेरे को बाद में देख रहे हो, ऑब्वियसली मेरे को बाद में देखो, मेरे शाम को आएगी, ठीक है, तो इसके बाद में आप जरूर एक बार प्राइम मिनिस्टर ने किस तरह से इसको सेलिब्रेट किया है, कमेमोरेट किया है डे को, प्रेसिडेंट ने क्या स्पीच दी है, जरूर सुनना। मैंने हमेशा बोला है आपकी कंट्री के, आपके स्टेट के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, अगर वो कुछ स्पीच पब्लिक में आके देते हैं, एड्रेस टू द नेशन होता है, वो शब्द आपको सुनने चाहिए, उनके नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि उनके अंदर से क्वेश्चंस आ सकते हैं और पता चलता है कि सरकार किस डायरेक्शन में पॉलिसी बनाती है। ये इंपॉर्टेंट है जानना, इजी रहेगा आपके लिए समझना। चलो, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन।